तो केपीआई ग्रीन एनर्जी की कहानी में ना एक बड़ा दिलचस्प पेच है। हम्म। मतलब एक तरफ अगर आप देखें तो कंपनी के नतीजे जबरदस्त हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट, सब कुछ मतलब पिछले साल 70-80% ऊपर। और दूसरी तरफ Screener.in पर देखें तो स्टॉक का भाव पिछले एक साल में 11% नीचे है। एग्जैक्टली तो ये माजरा क्या है, आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये एक क्लासिक केस है जहां ऊपर ऊपर के नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। बाजार को ग्रोथ तो दिख रही है, पर शायद वो किसी गहरी चीज को लेकर चिंतित है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले जो लोग इस कंपनी को ज्यादा नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। हाँ। केपीआई ग्रीन एनर्जी अपने सोलारिज्म ब्रांड के तहत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाती और मैनेज करती है। सही, मूलतः सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स। और उनके बिजनेस के दो अलग अलग इंजन्स हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। पहला है आईपीपी मॉडल, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। ओके। ने खुद के सोलर पार्क बनाते हैं और 25 साल के पावर परचेज अग्रीमेंट्स के तहत बिजली बेचते हैं। अच्छा, तो ये तो एक तरह से स्टेबल रेंट जैसी एन्युटी इनकम हो गई। पर इसमें तो शुरू में बहुत ज्यादा कैपिटल लगता होगा। बिल्कुल, और यही इस बिजनेस का सबसे कैपिटल हैवी हिस्सा है। इसीलिए उनका दूसरा बिजनेस मॉडल सीपीपी यानी कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर इतना जरूरी हो जाता है। ये बेसिकली एक ईपीसी बिजनेस है, जहां वो दूसरी इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स बनाकर देते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। समझ गई। मतलब एक तरफ लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग और दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म रेवेन्यू जनरेशन, ताकि कैपेक्स में मदद मिले। बिल्कुल सही। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबको हैरान कर रहा है, हाल का प्रदर्शन। जो नवंबर 2025 की कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है, उसके मुताबिक Q2 FY26 के नतीजे तो कमाल के हैं। हाँ, कमाल के हैं। रेवेन्यू 78% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 67% बढ़ा है। और ये लगातार छठी तिमाही है। छठी तिमाही, बिल्कुल, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ नतीजे आए हैं। और ये सिर्फ पिछली तिमाहियों की बात नहीं है। अगर हम हाल की खबरों पर नजर डालें तो फ्यूचर भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, एसजीवीएन से उन्हें 200 मेगावाट का लगभग 696 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा सोलर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ, मैंने ये भी देखा कि GSECL से 142 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर भी है। और GUVNL वाला भी। हाँ, GUVNL से 150 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। तो मतलब काम की कोई कमी नहीं है। आगे की कई तिमाहियों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी तो साफ दिख रही है। बिल्कुल, ऑर्डर बुक देखकर तो यही लगता है कि कंपनी फुल स्पीड पर है। तो फिर सवाल वही है, बाजार को क्या परेशान कर रहा है? शायद कहानी मार्जिन्स में छिपी हो। जब कंपनी इतने बड़े स्केल पर काम कर रही है तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स 30-33% के आसपास ही क्यों अटके हुए हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा क्यों नहीं दिख रहा? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, और इसका जवाब भी हमें नवंबर 2025 की कॉन कॉल में मिलता है। मैनेजमेंट ने साफ किया कि ओवरऑल मार्जिन असल में बिजनेस मिक्स पर बहुत निर्भर करता है। बिजनेस मिक्स पर? हाँ, जो सीपीपी सेगमेंट है, मतलब ईपीसी वाला काम, उसमें मार्जिन स्वाभाविक रूप से कम होते हैं। लेकिन जो आईपीपी सेगमेंट है, जहां वो खुद बिजली बेचते हैं, वहां ईबीटा मार्जिन 90% तक जा सकता है। अरे वाह, 90%! हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें सीपीपी का हिस्सा ज्यादा है। हाँ, इसलिए ब्लेंडेड मार्जिन कम दिख रहा है। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे उनके अपने आईपीपी प्रोजेक्ट्स चालू होंगे, हमें ओवरऑल मार्जिन्स में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये एक फ्यूचर ट्रिगर है जिस पर बाजार की नजर है। बिल्कुल। अभी जो भारी भरकम कैपेक्स हो रहा है वो इन्हीं हाई मार्जिन आईपीपी एसेट्स को बनाने में हो रहा है। जब ये एसेट्स बिजली बनाना शुरू कर देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पर असर दिखना चाहिए। ठीक है, तो ग्रोथ दमदार है और मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद है, लेकिन कैपेक्स की बात आते ही एक और चिंता सामने आती है, कर्ज, डेट। डेट। मैंने Screener.in पर देखा, सितंबर 2025 तक कंपनी पर बोरोइंग्स का आंकड़ा लगभग 2533 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये आंकड़ा अकेले देखने पे जरूर डराता है, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ये कर्ज कोई ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी की वजह से नहीं, बल्कि आईपीपी एसेट्स बनाने के लिए है। बिल्कुल। इसे ग्रोथ डेट कहना ज्यादा सही होगा। और यहाँ दो बहुत बड़े फाइनेंसिंग इवेंट्स हुए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। कौन से दो इवेंट्स? पहला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI ने 250 मेगावाट सोलर और 370 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए 3200 करोड़ रुपए का टर्म लोन सैंक्शन किया है। 3200 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा। और दूसरा, कंपनी ने भारत का पहला एक्सटर्नली क्रेडिट एनहांस्ड ग्रीन बॉन्ड जारी किया, जिससे
670 करोड़ रुपए जुटाए गए और इस बॉन्ड को क्रिसिल और ICRA से AA+ CE की बहुत मजबूत रेटिंग मिली है। ये तो दिलचस्प है। मतलब SBI जैसा देश का सबसे बड़ा बैंक और इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड मार्केट दोनों ही कंपनी के ग्रोथ प्लान्स पर पैसा लगाने को तैयार हैं। ये एक तरह से उनके प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी पर एक बड़ा कॉन्फिडेंस वोट है। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि कंपनी के पास अपने कैपेक्स प्लान्स को फंड करने के लिए रास्ते खुले हैं। लेकिन क्या? लेकिन पैसा मिलना एक बात है और उस पैसे से कैश फ्लो जनरेट करना दूसरी। हाँ, Screener.in के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2025 तक कंपनी का ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव था। ये तो निवेशकों के लिए एक क्लासिक रेड फ्लैग है। मतलब बिजनेस चलाने और नए निवेश में जितना पैसा बाहर जा रहा है उतना अंदर नहीं आ रहा। सही। और आपने वर्किंग कैपिटल डेज देखे? हाँ, देखे मैंने। 92 से बढ़कर 168 दिन हो गए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी का पैसा रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री में पहले से ज्यादा समय तक फंसा रह रहा है। ये तो अच्छी निशानी नहीं है। नहीं है। हालांकि हाई ग्रोथ कैपेक्स हैवी कंपनियों में नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुरुआती दौर में आम बात है, पर वर्किंग कैपिटल साइकिल का बढ़ना जरूर एक ऐसी चीज है जिस पर नजर रखनी चाहिए। तो अब तक की कहानी ये है, जबरदस्त ग्रोथ, मजबूत ऑर्डर बुक, लेकिन मार्जिन्स पर सवाल, बढ़ता हुआ कर्ज और नेगेटिव कैश फ्लो। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है, प्रोमोटर्स और गवर्नेंस। बिल्कुल। Screener.in और हाल की खबरों के अनुसार प्रोमोटर्स की लगभग 45.5% हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है, यानी प्लेज्ड है। हाँ, और पिछले 3 सालों में प्रमोटर होल्डिंग भी 6% कम हुई है। ये तो किसी भी निवेशक को डराने के लिए काफी है, निश्चित रूप से। और ये लंबे समय से इस स्टॉक पर एक ओवरहैंग रहा है। लेकिन यहाँ नवंबर 2025 की कॉन कॉल से एक ऐसी धमाकेदार जानकारी निकल कर आई है जिस पर शायद ज्यादातर लोगों का ध्यान गया ही नहीं है। ऐसी क्या जानकारी है? मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि SBI के साथ जो नया 3,200 करोड़ का लोन एग्रीमेंट हुआ है, हाँ? उसकी एक शर्त के तहत कंपनी को मार्च 2027 तक अपने सभी प्लेज्ड शेयर्स को छुड़ाना ही होगा। अरे वाह! ये कोई खोखला वादा नहीं है, ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट का हिस्सा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रमोटर प्लेज, जो शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, उसे हटाने के लिए अब एक पक्का प्लान और एक डेडलाइन है। बिल्कुल। ये जानकारी गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि ये ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंची ही नहीं होगी। सही बात है। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख रही है, FIIs वाली। हाँ, Screener.in के मुताबिक जहां एक तरफ प्रोमोटर की हिस्सेदारी घट रही है, वहीं FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी पिछले 1 साल में 2.5% से बढ़कर लगभग 9.95% हो गई है। हाँ, और ये एक क्लासिक स्मार्ट मनी वर्सेस प्रमोटर एक्शन का केस बना रहा है। FIIs अक्सर लंबी कहानी पर दाव लगाते हैं। उन्हें दिख रहा है कि भारत की ग्रीन एनर्जी की जरूरत कहीं नहीं जाने वाली। बिल्कुल। और वो शायद इस प्लेजिंग को एक टेम्परेरी फाइनेंशियल अरेंजमेंट मानकर चल रहे हैं, खासकर डी प्लेजिंग के रोड मैप के बाद। तो कहानी में तनाव तो काफी है। वैल्यूएशन की बात करें तो Screener.in के अनुसार PE रेशो 24.1 का है। अब ये महंगा है या सस्ता, ये तो बहस का मुद्दा है। पर इतना तो साफ है कि बाजार इस ग्रोथ के लिए एक प्रीमियम दे रहा है, लेकिन कुछ जोखिमों को भी प्राइस इन कर रहा है। बिल्कुल, और इन जोखिमों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहला और बड़ा है एग्जीक्यूशन रिस्क, है ना? सबसे बड़ा। कंपनी के प्लान बहुत महत्वाकांक्षी हैं। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने खुद माना कि खबड़ा प्रोजेक्ट में रेवेन्यू इसलिए डिले हुआ क्योंकि सरकारी इवैक्यूएशन सबस्टेशन समय पर तैयार नहीं था। मतलब बाहरी कारकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। बहुत ज्यादा। दूसरा जोखिम तो डेट का ही होगा। इतना बड़ा कर्ज एक दो धारी तलवार है। सही कहा। अगर प्रोजेक्ट्स में देरी हुई या ब्याज दरें बढ़ी तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर बहुत ज्यादा दबाव आ सकता है। और तीसरा प्रमोटर प्लेज का जोखिम, वो तब तक बना रहेगा जब तक वो आखिरी शेयर भी रिलीज नहीं हो जाता। मार्च 2027 तक ही एक चिंता का विषय बना रहेगा। इन सारे जोखिमों के बावजूद अगर हम भविष्य के अवसरों को देखें तो वो भी बहुत बड़े लगते हैं। हाँ, अवसर भी बहुत हैं। कॉन कॉल और हाल की खबरों से कई बातें सामने आती हैं। पहला और सबसे बड़ा ड्राइवर तो IPP पाइपलाइन ही है। GUVNL के साथ जो बड़े IPP प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, वो आने वाले 2 सालों में कंपनी की एन्युइटी इनकम को कई गुना बढ़ा लेंगे। और कंपनी सिर्फ सोलर तक ही सीमित नहीं रह रही है ना? हाँ।
वो नई टेक्नोलॉजी में भी कदम रख रही है। बिल्कुल, जैसे कि बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन। अच्छा। उन्होंने डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ BESS मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और EV चार्जिंग पर MOU साइन किया है। ये साफ तौर पर भविष्य की तैयारी है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। बिल्कुल। बोत्सवाना सरकार के साथ एक MOU साइन हुआ है, जो अफ्रीका के विशाल बाजार में एंट्री का पहला संकेत है। मैनेजमेंट का आत्मविश्वास तो काफी बड़ा हुआ लगता है। मैंने कॉल में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 2030 तक जो 10 GB का लक्ष्य था वो अब छोटा लगने लगा है। बिल्कुल, और यही इस कहानी का सार है। एम्बिशन बहुत बड़ा है। तो अंत में अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि कंपनी हर मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो ग्रोथ हो, ऑर्डर बुक हो या बड़े संस्थानों से फाइनेंसिंग जुटाना हो। लेकिन असली परीक्षा अब एग्जीक्यूशन की है। क्या वो समय पर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को बिना किसी बड़ी चूक के पूरा कर पाएंगे और अपने कर्ज को सही से मैनेज कर पाएंगे, ये देखना सबसे जरूरी होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। ये क्लासिक हाई ग्रोथ हाई रिस्क कहानी है, जिसमें एक तरफ जबरदस्त एम्बिशन है और दूसरी तरफ उतना ही बड़ा तनाव भी। हाँ। एक तरफ भारी कैपेक्स और नेगेटिव कैश फ्लो है, तो दूसरी तरफ भविष्य में एन्युटी इनकम की बड़ी उम्मीद। एक तरफ प्रमोटर्स प्लेज की चिंता है, तो दूसरी तरफ डीप्लेजिंग का एक स्पष्ट रास्ता भी है। और इन सब के बीच FIIs का बढ़ता भरोसा। बिल्कुल। अगले 18 महीने इस कंपनी के लिए निर्णायक होंगे, ये देखने के लिए कि उनकी महत्वाकांक्षा और उनका एग्जीक्यूशन कितना मेल खाता है। हम आपकी राय जानना चाहेंगे इस स्टॉक के बारे में। कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही डेटा आधारित स्टॉक रिसर्च आपको मिलते रहें। आप कमेंट सेक्शन में उस शेयर का नाम भी लिख सकते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो बनाएं।